नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 88,268 और निफ्टी 24 अंक टूटकर 24,611 पर आ गया। हालांकि बैंक निफ्टी ने मजबूती दिखाई और 175 अंक चढ़कर 54,636 पर बंद हुआ। सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा तेजी दिखी। पीएनबी और कैनरा बैंक जैसे शेयर 3% तक चढ़े, जिससे पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे मजबूत सेक्टर बनकर उभरा। बाजार की चाल स्टॉक्स में मिलीजुली रही। कोफॉर्ज में सीएलएसए की रेटिंग से तेजी आई। ओला इलेक्ट्रिक में 5% की उछाल दिखा और टाटा मोटर्स भी जेएलआर अपडेट्स की वजह से करीब 2% चढ़ा। दूसरी ओर केपीआईटी टेक में आखिरी घंटे में जोरदार बिकवाली हुई और शेयर 9% टूट गया। मैन इंडस्ट्रीज पर सेबी की रोक की खबर के बाद स्टॉक 10% तक गिर गया, जबकि पीवीआर इनॉक्स अमेरिकी फैसले की वजह से 2% टूटा। नई लिस्टिंग्स में आनंद राठी शेयर्स में जोरदार एंट्री की और 5% ऊपर बंद हुआ, जबकि शेषासाई 2% फिसला। हिंद कॉपर लगातार 7 सत्रों में हरे निशान पर रहा। कॉपर की कीमतें बढ़ने से स्टॉक मजबूत बना हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार एफआईआई सेलिंग और आरबीआई पॉलिसी से पहले की सतर्कता बाजार पर दबाव बना रही है। हालांकि बैंकिंग शेयरों में मजबूती ये दिखाती है कि घरेलू क्रेडिट ग्रोथ और कैपिटल फ्लो के प्रति भरोसा कायम है। कमोडिटी मार्केट में भी हलचल रही। सोना करीब 1,700 और चांदी 2,500 रुपए तक टूट गई। ऊंचे दाम और ग्लोबल दबाव से निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, लेकिन लंबे समय में एक्सपर्ट्स अभी भी गोल्ड और सिल्वर को मजबूत मान रहे हैं। पीएसयू बैंकों का दबदबा साफ नजर आ रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने पिछले एक महीने में 11% का रिटर्न दिया है, जबकि प्राइवेट बैंक सिर्फ 1.58% चढ़ पाए हैं। कैनरा बैंक और इंडियन बैंक पिछले 6 महीनों में 40% से ज्यादा ऊपर है, जिससे निवेशकों का भरोसा इस सेक्टर में लगातार बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों और संभावित कंसोलिडेशन 2.0 की चर्चा से पीएसयू बैंकों को और सपोर्ट मिल सकता है। घटते एनपी और मजबूत बैलेंस शीट इस सेक्टर की कहानी को और मजबूत बना रहे हैं। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिली, जहां शेयर 3.25% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट और अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी मजबूती रही। दूसरी ओर सबसे ज्यादा दबाव आईटीसी पर दिखा, जो 1.40% गिरा। भारती एयरटेल, ट्रेंड, टाइटन और बजाज फिनसर्व भी लाल निशान में बंद हुए, जिससे निफ्टी पर थोड़ी कमजोरी आई। सेक्टरों की बात करें तो सबसे बड़ी गिरावट निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स में दिखी, जो 1.32% टूटा। रियल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भी कमजोरी रही, जबकि बाकी सेक्टरों में सीमित हलचल देखी गई। जियोपॉलिटिकल मोर्चे पर बड़ी खबर ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और गाजा के बीच सीज फायर प्लान की घोषणा की है। भारत ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है और इसी वजह से इजरायल का स्टॉक मार्केट आज जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 88.84 पर पहुंचकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। लगातार एफआईआई सेलिंग और कमजोर ग्लोबल ट्रेंड्स इसकी बड़ी वजह बनी। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान, चीन और ताइवान पॉजिटिव रहे, जबकि साउथ कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया की मार्केट्स लाल निशान में बंद हुई। कुल मिलाकर एशियन पैसिफिक मार्केट्स में मिला-जुला माहौल रहा। कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 54,700 के ऊपर निकलता है तो 54,850 और 55,000 तक का रास्ता खुल सकता है। वहीं 54,550 के नीचे फिसला तो 54,400 तक का बड़ा गिरावट दिख सकती है। निफ्टी आज 24,600 पर टिक गया है। ये लेवल कई बार सपोर्ट बन चुका है। अगर कल 24,680 के ऊपर निकलता है तो तेजी बनेगी और 24,750 से 24,820 तक की चाल मिल सकती है, लेकिन नीचे 24,530 और 24,450 तक का दबाव भी आ सकता है। ऑप्शन चेन भी यही संकेत दे रही है कि 24,600 और 24,700 मार्केट के लिए इस वक्त वॉर जोन है। 24,600 टूटते ही सीधा 24,300 तक फिसलने का खतरा है और अगर 24,700 निकलता है तो 25,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। यानी ये लेवल्स ही अगले बड़े मूव की दिशा तय करेंगे। ऑप्शन प्रीमियम्स भी इस बार काफी हाई है, इसलिए एक्सपायरी डे पर वॉलीटिलिटी बनी रहेगी। खासकर 8,300 पुट अगर 1,500 के ऊपर निकला और मार्केट नीचे टिक गया तो गिरावट गहरी हो सकती है। अगली खबर ट्रेड डील से जुड़ी है। भारत और ईएफटा ग्रुप, जिसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, इनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। इस समझौते के तहत भारत को 15 साल में $100 अरब के निवेश की गारंटी मिली है।
इस डील से भारतीय ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि स्विट्जरलैंड की घड़ियां, चॉकलेट और पॉलिश किए हुए हीरे जैसे महंगे प्रोडक्ट्स अब कम टैक्स या जीरो टैक्स पर मिलेंगे। वहीं अगले 10 साल में कस्टम ड्यूटी धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। इस एग्रीमेंट से भारत में 10 लाख से ज्यादा नई नौकरियां बनने की उम्मीद है। पहले 10 साल में $50 अरब और अगले 5 साल में बाकी $50 अरब का निवेश आएगा, जिससे इंडस्ट्री और रोजगार दोनों को बूस्ट मिलेगा। अब बात इकोनॉमी की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, यानी पहले के 7% के अनुमान को थोड़ा घटा दिया गया है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ का असर पड़ने वाला है। पहली तिमाही में इकोनॉमी ने 7.8% की शानदार ग्रोथ दिखाई, जिसकी वजह घरेलू खपत और सरकारी खर्च बढ़ना रहा। लेकिन एडीपी का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से आने वाली तिमाहियों में एक्सपोर्ट पर दबाव बनेगा। जीडीपी ग्रोथ पर एक्सपोर्ट की गिरावट का असर दिख सकता है, खासकर 2025-26 की दूसरी छमाही और 2027 में। हालांकि एडीपी मानता है कि घरेलू डिमांड और भारत की मजबूत सर्विस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इस असर को काफी हद तक बैलेंस कर सकती है। कल से बाजार में हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि 2 बड़े इवेंट सामने हैं। पहला इवेंट है आरबीआई की एमपीसी मीटिंग का रिजल्ट, जो पिछले 2 दिनों से चल रही थी और कल उसका नतीजा सामने आएगा। इस मीटिंग से सबसे अहम सवाल है कि रेपो रेट में कटौती होगी या नहीं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि कुछ का अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। बहुत कम लोग मानते हैं कि 50 पॉइंट की कटौती होगी, लेकिन इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। रेट कट से भी ज्यादा अहम होगी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की कमेंट्री। कई बार ऐसा हुआ है कि रेट कट के बाद भी बाजार गिर गया क्योंकि कमेंट्री से निवेशकों को भरोसा नहीं मिला। इसलिए इन्फ्लेशन का अनुमान, जीडीपी का आउटलुक और आरबीआई का स्टांस कल सबकी नजरों में रहेगा। ट्रम्प टैरिफ पर आरबीआई की टिप्पणी भी अहम हो सकती है। अमेरिका ने हाल ही में बाहर बनी फिल्मों और फर्नीचर पर भी भारी टैरिफ लगाया है और ऐसी नीतियां भारत के एक्सपोर्ट और इकोनॉमी पर असर डाल सकती हैं। आरबीआई अगर इस पर कुछ कहे तो बाजार उसकी दिशा तुरंत पकड़ लेगा। जीएसटी रेट्स में हाल ही में कटौती हुई है और अब केवल 2 प्रमुख स्लैब बचे हैं। आरबीआई इस पर क्या नजरिया रखता है, ये भी अहम होगा क्योंकि इससे मांग और कंजम्पशन पर बड़ा असर पड़ेगा। दूसरा बड़ा इवेंट है ऑटो कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट। हर महीने की पहली तारीख को ये आंकड़े आते हैं, लेकिन इस बार खासियत ये है कि जीएसटी कट के बाद पहली बार ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस सामने आएगा। भले ही जीएसटी कट सिर्फ 8 दिन पहले लागू हुआ है, लेकिन इन 8 दिनों का असर सेल्स डेटा में जरूर झलकेगा। अगर आंकड़े उम्मीद से बेहतर आते हैं तो ये संकेत होगा कि टैक्स कम करने से डिमांड में नई जान आई है। ऑटो सेक्टर पहले से टैक्स के बोझ से जूझ रहा था क्योंकि छोटी बड़ी हर गाड़ी पर करीब 50% टैक्स लग रहा था। अब जब टैक्स घटे हैं तो सबसे ज्यादा फायदा इसी सेक्टर को मिलने वाला है। अगर ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करता है तो बाकी सेक्टरों पर भी इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रीन यानी अदानी रिन्यूएबल्स के शेयर पर आज दबाव दिखा क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है कि फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज, जो अदानी ग्रीन में लगभग 20% हिस्सेदारी रखती है, अपना कुछ स्टेक बेच सकती है। कहा जा रहा है कि कंपनी अब अमेरिका, यूरोप और ब्राजील जैसे बाजारों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है। अगर बड़ा हिस्सा बेचा गया तो इसका असर स्टॉक पर और ज्यादा पड़ सकता है। अब आते हैं एफसीएल फिनोटेक्स केमिकल्स पर। इस कंपनी ने हाल ही में बोनस, शेयर स्प्लिट और डिविडेंड तीनों अनाउंस किए हैं। हालांकि मार्केट में ज्यादा उत्साह नहीं दिखा क्योंकि जब से बोर्ड ने मीटिंग बुलाने की बात कही थी, उसी दिन शेयर 11% उछल चुका था, यानी खबर पहले ही प्राइस में शामिल हो गई थी। आज केपीआईटी टेक्नोलॉजीज पर भी दबाव देखने को मिला। कंपनी का शेयर करीब 8% गिरकर साल का सबसे बड़ा वनडे फॉल दिखा। वजह यह है कि क्लाइंट्स की ओर से डिमांड थोड़ी सुस्त हो गई है और खासकर अमेरिका से आने वाला बिजनेस धीमा करता नजर आ रहा है। ऊपर से तिमाही नतीजों से पहले बाजार और भी सतर्क है। अब बात करते हैं H-1B वीजा को लेकर अमेरिका की पॉलिसी की। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, जिससे अब कई अमेरिकी कंपनियां काम को सीधे भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं। खासकर आईटी और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा काम यहीं से करवाना उन्हें सस्ता पड़ सकता है। यानी ट्रंप की योजना थी कि ज्यादा पैसे जुटेंगे, लेकिन उल्टा इससे अमेरिकी कंपनियां आउटसोर्सिंग बढ़ाने की सोच रही हैं। हालांकि सबसे बड़ा रिस्क अभी भी आउटसोर्सिंग टैक्स का है, जो अगर लागू हुआ तो भारतीय आईटी सेक्टर को बड़ा झटका लग सकता है। आईपीओ मार्केट भी इन दिनों चर्चा में है। कई आईपीओज लगातार आ रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग के दिन उनका प्रदर्शन कमजोर रह रहा है। ज्यादातर कंपनियां प्रीमियम पर खुलने के बजाय डिस्काउंट है मामूली बढ़त के साथ लिस्ट हो रही हैं और फिर तेजी से गिर भी रही हैं। उदाहरण के तौर पर जारो इंस्टीट्यूट का आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही 15 से 16% गिर गया। ये दिखाता है कि सिर्फ जीएमपी देखकर भरोसा करना रिस्की है, क्योंकि लिस्टिंग के समय कई बाहरी फैक्टर्स भी असर डालते हैं।
LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का IPO भी निवेशकों का ध्यान खींच रहा है। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें पेरेंट कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक अपनी 10.18 करोड़ शेयर बेचने वाली है। इससे भारतीय कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट में करीब 11,500 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। ये साल का दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा, जो टाटा कैपिटल के इशू के साथ लगभग एक ही समय पर खुलेगा। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने भी अपने IPO की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कंपनी निवेशकों से मुलाकात कर रही है और उम्मीद है कि अक्टूबर के बीच में ही IPO आ सकता है। कंपनी करीब 23.75 करोड़ शेयर बेचेगी, जिनमें कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे। लक्ष्य है लगभग $300 मिलियन यानी करीब 2500 करोड़ रुपए जुटाने का। सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग के नए नियमों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ब्रोकर्स को अपने सिस्टम अपडेट करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। जो ब्रोकर्स तैयार हैं वो 1 अक्टूबर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाकियों को स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करना होगा, जिसमें अक्टूबर से जनवरी 2026 तक अलग अलग डेडलाइंस दी गई हैं। बाजार की गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म्स वैल्यू वाले स्टॉक्स पर दाम लगाने की सलाह दे रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, जो साल के टॉप लेवल से करीब 13% गिरा है, उस पर मॉर्गन स्टैनली ने भरोसा जताया है। उन्होंने बैंक को ओवरवेट रेटिंग दी है और 2600 रुपए का टारगेट रखा है, जो मौजूदा कीमत से 30% ऊपर है। इसी तरह इंडसइंड बैंक को भी मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है। पहले स्टॉक को अंडरवेट रेटिंग दी गई थी, लेकिन अब इक्वल वेट कर दिया गया है। वजह है बेहतर वैल्यूएशन और उम्मीद कि आने वाले समय में ग्रोथ सुधर सकती है। राइट्स ने इतिहाद रेल और इसकी सब्सिडियरी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पार्टनरशिप का मकसद UAE और उससे आगे मोबिलिटी सेक्टर में कारोबार बढ़ाना है। राइट्स अपनी कंसल्टेंसी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन में 5 दशक की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करेगी, जबकि NICC प्रोजेक्ट को पूरा करने की क्षमता देगा। हालांकि खबर के बावजूद शेयर बुधवार को लगभग 1% गिरावट के साथ बंद हुआ। DCX सिस्टम्स पर सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी को करीब 50 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा इजराइल से आया है। स्मॉल कैप होने की वजह से स्टॉक रिस्की जरूर है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने से पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। कोफॉर्ज पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और लगभग 50% का अपसाइड टारगेट रखा है। हालांकि ये टारगेट तुरंत अचीव नहीं होगा, लेकिन ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट का असर कल से ही शेयर पर दिख सकता है। नोमोरा ने अनंत राज को बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 700 रुपए रखा है। इसका मतलब है कि स्टॉक में वर्तमान प्राइस के मुकाबले लगभग 3% तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। ध्यान दें कि ये लंबी अवधि का टारगेट है और इमीडिएट मूवमेंट इसे तुरंत नहीं दिखा सकता। नोमोरा के अनुसार कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी ल्यूपिन को नोमोरा ने बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2350 रुपए रखा गया है। इसका मतलब है कि वर्तमान प्राइस के मुकाबले लगभग 21% अपसाइड हो सकता है। नोमोरा का मानना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन मजबूत है और अगर मार्केट मूड पॉजिटिव रहा तो स्टॉक में बढ़त देखने को मिल सकती है। नोमोरा ने HUL को बाय रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2900 रुपए रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर स्टॉक अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे तो बढ़त देखने को मिल सकती है। कंपनी की मजबूत ब्रांड वैल्यू और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसे लंबी अवधि में सपोर्ट करेंगे। TVS मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महानगर गैस, जिंदल स्टील और सॉलिक्स एनर्जी को भी अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने अपग्रेड किया है। इन कंपनियों को 20% से 38% तक का अपसाइड टारगेट मिला है, यानी इन पर शॉर्ट टर्म में अच्छी चाल आ सकती है। RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियमों का पालन न करने के कारण लगा है। खास बात यह है कि कुछ छोटे लोन खातों में बैंक ने अनावश्यक शुल्क वसूले, जो RBI के नियमों के खिलाफ था। बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया था और उन्होंने अपनी बात RBI को व्यक्तिगत सुनवाई में रखी। RBI ने बैंक के जवाब और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स की जांच के बाद नियमों के उल्लंघन को साबित पाया और जुर्माना लगाया। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। BSE पर स्टॉक 5% के अपर सर्किट पर बंद हो और ये 56.66 रुपए तक पहुंचा। इस दौरान सिर्फ खरीदार नजर आए और कई ऑर्डर पेंडिंग रहे। कंपनी ने हाल ही में मुहूर्त महोत्सव नाम से ऑफर लॉन्च किया, जिसमें S1 स्कूटर और रूडस्टर X मोटरसाइकिल 49,999 रुपए से शुरू हुई। ऑफर शुरू होने के तुरंत बाद सभी यूनिट्स बिक गईं, जिससे बाजार में उत्साह साफ दिखा। BHEL को मध्य प्रदेश पावर कंपनी से 13,000 से 15,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर मिले हैं। इसमें अमरकंटक और सतपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स के लिए EPC पैकेज शामिल है।
ऑर्डर में टूल्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और सिविल कार्य शामिल हैं। कंपनी को इसे 57 महीनों के भीतर पूरा करना होगा। BHEL के जून क्वार्टर में ऑर्डर बुक 51% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया और ऑर्डर इनफ्लो में 42% की बढ़ोतरी हुई। साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर के स्टॉक में 2 दिन में करीब 31% की तेजी आई है। कंपनी ने सोमवार को 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया, जो स्टॉक के वर्तमान भाव के हिसाब से अच्छा है। आज स्टॉक 15% बढ़कर 225.7 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है और बुधवार को 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर 10,611 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। पिछले 6 कारोबारी दिनों में ये स्टॉक लगभग 32% चढ़ चुका है। इस स्टॉक में तेजी का बड़ा कारण टाटा कैपिटल का IPO है, जिसे लॉन्च होने से पहले निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही स्टॉक स्प्लिट की घोषणा ने भी निवेशकों को आकर्षित किया। कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दी थी। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया ने कहा कि निफ्टी में अभी कमजोरी है और लगातार 8 दिन लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, लेकिन स्टॉक्स के चार्ट में तेजी के संकेत साफ है। उन्होंने कहा कि इंडेक्स पर सीधी शर्त लगाने के बजाय चुनिंदा स्टॉक्स पर फोकस करना बेहतर रहेगा। केडिया ने रेलवेज, ट्रेंड लिमिटेड और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स जैसी कंपनियों में तेजी की बड़ी संभावना बताई। वहीं ऑटो सेक्टर में मारुति पर शॉर्ट सेल, लेकिन टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह दी। नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब पूरी तरह उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। DGCA ने एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है और अक्टूबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। यह एयरपोर्ट अडानी ग्रुप और CIDCO ने मिलकर बनाया है। शुरुआती चरण में यह एयरपोर्ट सालाना 20 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है। एयर इंडिया, आकाश एयर और इंडिगो ने यहां से अपनी उड़ानें शुरू करने के लिए पार्टनरशिप की है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इन आरोपों को गलत बताया है। कंपनी का कहना है कि मामला 10 साल पुराना है और उनका रिस्क लगभग 6,500 करोड़ रुपए का था। कंपनी ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज की मध्यस्थता से 6,500 करोड़ रुपए की वसूली का समझौता किया है। टाटा मोटर्स में 1 अक्टूबर से बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट यानी डीमर्जर होने जा रहा है। इसके तहत कंपनी के पैसेंजर व्हीकल, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और जैगुआर लैंड रोवर शामिल हैं, और कमर्शियल व्हीकल, जिसमें भारी ट्रक और टेम्पोज शामिल हैं, को अलग अलग लिस्टेड कंपनी में बदल दिया जाएगा। अनिल अंबानी ग्रुप की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने मुंबई और मध्य प्रदेश में 6 जगहों पर छापेमारी की। ये फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत की जा रही जांच का हिस्सा है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज का गलत इस्तेमाल किया और पैसे को छुपाकर समूह की अन्य कंपनियों को भेजा। इसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के रूप में दिखाया गया और CLE कंपनी के जरिए छुपाया गया। प्लान के अनुसार पैसेंजर यूनिट का नाम होगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और कमर्शियल यूनिट का नाम रहेगा टाटा मोटर्स लिमिटेड। रिकॉर्ड डेट अक्टूबर के मध्य में तय होने की संभावना है और लिस्टिंग नवंबर में होने की उम्मीद है। इससे निवेशकों के पास 2 अलग अलग शेयर होंगे। डीमर्जर के बाद शेयर प्राइस थोड़ी गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि कंपनी 2 हिस्सों में बंट जाएगी, लेकिन कुल वैल्यू वैसी ही रहेगी। 1:1 रेशो रहेगा, यानी अगर आपके पास एक टाटा मोटर्स शेयर है तो आपको कमर्शियल यूनिट का भी एक शेयर मिलेगा।